नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियमरा। दशहरा भले बीत गया हो, लेकिन श्री राम की लीला अब भी लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई है। रामलीला सदियों से यहाँ के लोक परंपरा का हिस्सा रही है। समय के साथ इसके मंचन में परिवर्तन आया, रामलीला हाईटेक होने लगी। आइए आज लोक परंपरा में देखते हैं ऐसी ही एक हाईटेक रामलीला की कुछ झलकियाँ। हो देवगण, कहो क्या हुआ? शारदीय नवरात्र के साथ ही जगह जगह रामलीला भी दिखाई जाती है। छोटे शहरों से महानगरों की रामलीला काफी अलग होती है। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस के पास ब्रॉडवे रामलीला दिखाई गई। कलाकार बताते हैं कि महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। रामलीला को जब इसको तैयार किया गया था तो बहुत समय लगा था, और अभी भी जब भी रामलीला का अवसर आता है तो 2 महीने पहले पूरी टीम कमर कस के तैयार हो जाती है। और क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारे काम होते हैं, कोई भी विवाह करना आसान होता है, लेकिन रामलीला का काम कोई आसान काम नहीं है। इसमें जैसे बहुत सारी शादियाँ इकट्ठी हो जाएं, उससे भी ज़्यादा इसमें प्रेशर होता है माइंड पे। तो लेकिन सबके सहयोग से सब कुछ होता है, और राम जी जो है अपना काम आगे से आगे पूर्ण करवा देते हैं बहुत सुंदर ढंग से। 10 सालों से ब्रॉडवे रामलीला का आयोजन लगातार हो रहा है। हर बार आयोजन में कुछ न कुछ नया होता है जो इसे बेहतर से और बेहतर बनाता है। हमने जब से लीला चालू की है, इस पवित्र स्थान से हमें बहुत कुछ मिला है। हमें आशीर्वाद भी भगवान जी का बहुत मिला है, और जितने भी हमारे मेंबर हैं सबको बहुत अच्छा उनका भाग्य भी कहीं कहीं भगवान ने उनका दिया है। मतलब काम करने वालों को भगवान को रास्ता सेवादारी को सेवा का मौका मिलता है, काम का बढ़िया मिलता है। महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। हे ऋषिश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यूं अचानक आने का प्रयोजन कहे, आदेश करे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हे राजन, आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह रामलीला कई मायनों में खास है। किरदारों की सरल भाषा में संवाद, मधुर संगीत और सुंदर नृत्य बच्चों के बीच इसे लोकप्रिय बनाते हैं। रक्षा और सहायता हेतु मैं तुमसे पुत्र राम लखन को मांगने आया हूँ। इसमें रघुवंश को पुण्य और सुयश प्राप्त होगा और पूरे विश्व का कल्याण होगा। राम ब्रह्म श्री हरि अवतारी, दिव्य शास्त्र दे मुनि हितकारी। हम लोगों ने इसको शुद्ध हिंदी में रिकॉर्ड किया है, और इतनी सरल भाषा है, छोटे से छोटे बच्चे को समझ में आती है इसमें ये क्या करना चाहते हैं। आपने बाकी जगह पे देखा होगा, कहीं वो नृत्य नाटिका होती है, कहीं पे डायलॉग फॉर्म में वो रहता है, तो उसमें जिसको पता है राम की कहानी उसको तो समझ में आएगा भी क्या चल रहा है। जिसको राम जी की कहानी नहीं पता, जो आजकल हमारे बच्चे, जो हमारी पीढ़ी है, उनको हमने बताना है, तो हमें डेफिनेटली जो है उसको सरल भाषा में जो समझाना बताना पड़ेगा।
100 से अधिक कुशल अभिनेताओं और नर्तकों कलाकारों से सजी थी यह रामलीला। 3 घंटे में संपूर्ण राम कथा दिखाना कलाकारों के लिए चैलेंज होता है। राहुल रे ने इस रामलीला में श्री राम का किरदार निभाया। चलाते मार राक्षसी मोक्ष है देते, मार राक्षसी मोक्ष है देते। इस सभा में विद्यमान सभी सभासदों, ध्यान से सुनो। ये पिनाकी नाम का दिव्य धनुष महादेव रुद्र ने दक्ष के यज्ञ ध्वंस के लिए प्रयुक्त किया था। इस प्रकार आज ये धनुष मिथिला राजवंश के पास मेरे गुरुदेव महादेव शिव की धरोहर के रूप में है। अतः महाराज को यह किंचित मात्र भी शोभा नहीं देता कि इस पवित्र धनुष का अपमान करे। ये कोई स्वयंवर नहीं, अपितु षड्यंत्र है। सर्वविदित है कि अपने गुरुदेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संधान करना तो दूर, लंकेश इसे छू भी नहीं सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मान बचाओ वंश का, हरो जनक संताप। हे महादेव, मैं आपको नमन करता हूं और आपकी मौन स्वीकृति से अब मैं ये धनुष उठाता हूं, उठाता हूं, उठाता हूं, उठाता हूं। राम का रोल में सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ासियत मेरे को ये लगता है कि राम के रोल के अंदर बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे मॉड्यूलेशन है। तो इसी वजह से राम को मैं उस एक मतलब डिवाइन एज ए कैरेक्टर की तरह मैं उसको मंचन करने की कोशिश करता हूँ और मेरा परफॉर्मेंस का फोकस भी ठीक उसी तरीके से ही रहता है कि एज एक सुपर ह्यूमन कि क्या क्या कर सकता है, उनके अंतर सत्ता क्या कहता है, तो उसको पोर्ट्रे करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तुम्हें तो विदित है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किसी भी नाटक के लिए मंच जितना महत्वपूर्ण होता है, उसका ग्रीन रूम भी उतना ही जरूरी होता है। ये वो स्पेस होता है जहाँ कलाकारों को किरदारों में ढाला जाता है। अत्याधुनिक 3D स्टेज डिजाइन, खूबसूरत VFX और बेहतरीन साउंड इफेक्ट से सजी यह रामलीला दरअसल संपूर्ण रामायण है, जिसे 3 घंटे में दिखाया गया। चर्चित और लोकप्रिय गायकों के गाए 18 मूल गानों के माध्यम से यह रामलीला जीवंत हो उठी, लोग इससे जुड़ सके। इसका संगीत
चंद्रकमल और भरत कमल ने दिया था और कथावाचन के लिए प्रसिद्ध कलाकार मुकेश खन्ना की आवाज प्रयोग की गई थी। यही वजह है जिससे ब्रॉडवे रामलीला ट्रेंड सेटर बन गई है। दिल्ली के दारा शिकोह लाइब्रेरी में स्थित पार्टीशन म्यूजियम में एक नई गैलरी की शुरुआत की गई, द लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध। आइए देखते हैं आज विरासत में इसी पर एक रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली, किंतु भारत की आज़ादी विभाजन की त्रासदी लेकर आई। भारत का विभाजन आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और दुखद घटना थी। विभाजन के इस विभीषिका ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, अपनी जमीन, अपनी पुश्तैनी मकानों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान लाखों जानें गईं। सदियों से अक्षुण्ण संस्कृति और परंपरा कहीं पीछे छूट गई। जो जमीन, घर और लोग अपने थे, सिर्फ एक निर्णय के बाद वे सभी अजनबी बन गए। इसका असर यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों को एक देश से दूसरे देश में विस्थापित होना पड़ा, जो इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। उस दौरान बेघर हुए लोग आज भी विस्थापन के उस दर्द को कहीं न कहीं अपने सीने में दबाए हुए हैं। नई पीढ़ी इस दर्द को समझे, जाने और उस संस्कृति और परंपरा को याद रखे। इसी उद्देश्य से दिल्ली में अंबेडकर विश्वविद्यालय के दारा शिकोह लाइब्रेरी में स्थित पार्टीशन म्यूजियम में द लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध गैलरी की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन शनिवार 5 अक्टूबर को संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। हालांकि केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो सके, किंतु उन्होंने अपना संदेश भेजा। सिंध के भारत से अलग होने या भारत के पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद में सिंध की सभ्यता की जुड़ी हुई स्मृतियों को लेकर के जिन लोगों ने भारत पाक विभाजन के समय अपना सब कुछ खोया, अपने परिजनों को खोया, अपनी संपत्ति को खोया, अपनी संस्कृति को खोया, उन सब से जुड़ी हुई सारी दर्द भरी स्मृतियों को संजोने का काम जिस तरह से किया गया, मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। ये पहला म्यूजियम होगा जो इस तरह से इन स्मृतियों को पुनः संजोने के दृष्टिकोण से बनाया गया है, क्योंकि दुनिया में आने वाले समय में इन सब विषयों पर सहज रूप से सभी लोग विश्वास कर सकें, आने वाली पीढ़ियां विश्वास कर सकें। किस तरह के दुख, किस तरह की तकलीफ, किस तरह की पीड़ा, किस तरह के कष्ट झेल करके भी सिंध से आए समाज ने अपने आप को न केवल इस देश में स्थापित किया, अपितु भारत की अर्थव्यवस्था में जिस महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने योगदान किया है, आने वाली पीढ़ियां अपने उन ऐसे पुरुषार्थी समाज के लोगों पर गर्व कर सकें, उस दृष्टिकोण से भी, और साथ ही साथ में विभाजन से पहले की परिस्थितियों में वहां की संस्कृति से जुड़ी हुई यादों को भी जिस तरह से वापस जीवंत तरीके से लोगों के जहन में ताजा रखा जा सके, इस दृष्टिकोण से निश्चित ही ये म्यूजियम बहुत कारगर होगा, लाभदायक होगा। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस म्यूजियम से जुड़े हुए सभी लोगों को, लेडी किश्वर देसाई जिन्होंने इस म्यूजियम को संजोया है, इस सपने को धरातल पर उतारा है, जीतू बिरवानी जी को जिन्होंने अपने कंपनी के CSR से इसके लिए आर्थिक सहयोग दिया है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस म्यूजियम को बनाने के लिए ऐसे स्मृति शेष
अवशेषों को, ऐसे आर्टिफैक्ट्स को, एंटिक्विटीज को, ऐसी स्मृति से जुड़े हुए विषयों को यहाँ समर्पित किया है। मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पार्टीशन म्यूजियम में अलग अलग 8 गैलरीज बनाई गई हैं, जिनमें विस्थापन के शिकार हुए लोगों, शरणार्थियों के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी सामग्री, उनके पत्र, घरों जमीनों के कागजात, सिलाई मशीन, फर्नीचर और फैमिली फोटोग्राफ सिंध की संस्कृति से जुड़ी यादें, तस्वीरों, कलाकृतियों और अन्य सामग्रियों के रूप में संग्रहित हैं। द लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध की खास बात यह है कि इसमें संग्रहित सभी चीजें, कलाकृतियां उन परिवारों द्वारा दी गई हैं जो कभी इन्हें इस्तेमाल करता था। उनके पूर्वजों से जुड़ी यादें इनमें समाहित हैं। जब तक कि मैंने ये काम शुरू किया था 2015 में, 2015 में, तो उनकी जो मेमोरीज़ थी उनको मुझे प्रिजर्व करने में इतनी दिक्कत हुई, क्योंकि वो सब बिछड़ गए थे यहाँ वहाँ। अगर हमें ये पहले सोच आती कि हम इसको हमें इसको प्रिजर्व करना है, तो ये काम काफ़ी आसान हो जाता। तो इसीलिए 2015 में मैंने सोचा, बिफोर इट इज़ टू लेट, 70th एनिवर्सरी की इंडिया की एनिवर्सरी जब होगी ऑफ द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, आई हैव टू हैव दिस म्यूज़ियम अप एंड रनिंग। तो इसीलिए इसी सोच के साथ हमने काम शुरू किया। हमारे पास ना तो बिल्डिंग थी, ना पैसे थे, ना कलेक्शन थी, कुछ भी नहीं था, पर हमने सोचा अगर देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो यही एक सोच थी, बिकॉज़ हम चाहते थे कि लोग इस हादसे को याद रखें। और मैं इन सबको, जो पार्टीशन सर्वाइवर्स हैं या जिन्होंने पार्टीशन के द्वारा अपनी जान दे दी, मैं उनको फ्रीडम फाइटर्स से कम नहीं समझती, क्योंकि उन्होंने भी अपना सब कुछ गंवा दिया। पर हमारी ये गलती है कि हम उन्हें किसी तरह की श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए थे। तो पहला म्यूज़ियम इसीलिए हमने अमृतसर में किया, और विद गॉड्स ग्रेस वो बन भी गया इन टाइम। 2015 में स्टार्ट किया, 2017 में वो बन गया था। और उसके बाद ये वाली म्यूज़ियम के लिए बिल्डिंग हमें दी गई कि आप इसको भी उसी तरीके से बनाइएगा। तो ये 2023 में कंप्लीट हो गया था। और अब ये गैलरी ऑफ सिंध, उसके साथ लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध जोड़ के, आई थिंक उसकी जो इनकम्प्लीट एक हिस्सा था, क्योंकि सिंध की स्टोरी बिल्कुल लोग भूल गए थे। पार्टीशन की स्टोरी तो भूल ही गए थे, पर ये बात बहुत लोग भूल गए थे कि सिंध कंप्लीटली पाकिस्तान में रह गया था। और इसीलिए जो हिंदू सिंधीज़ इस साइड आए, उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने की जब वो अपने इतिहास को याद करना चाहते थे। तो वी होप कि आज इस गैलरी के उद्घाटन के साथ अब उन्हें वो जगह मिली जहां वो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उस समय को याद कर सकते हैं जो इतनी मुश्किल घड़ी का था। It's a journey and you begin it unaware. And I look back now, I started with the stories from my grandmother and my father and the happy memories of Sindh. Later on I realized that I was not proud to be a Sindhi. If somebody said you don't look like a Sindhi or you don't dress like a Sindhi, I would think it's a compliment. And then one day I said, why am I considering it a compliment? And that led me to explore more about Sindh and understand its history and culture that we are divorced of. And I realized that it's not just me, but it's everybody in the same boat. And many young people don't even know what is Sindh or where is Sindh. दिल्ली से पहले अमृतसर में यह संग्रहालय बनाया गया था, जिसे विश्व का पहला पार्टीशन म्यूजियम कह सकते हैं। गैर लाभकारी संस्था द आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट ने इस म्यूजियम का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ पर किया गया था। गैलरी ऑफ सिंध या लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध को जोड़ के इस म्यूज़ियम में कुल मिला के 8 गैलरीज़ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी जो स्टोरी है वो पूरी हम बताएं कि पार्टीशन
कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो मतलब एक गैलरी हमने उस पर डाली हुई है। बाकी लोगों का इतिहास हम बताते हैं कि जो पार्टीशन से जिनके सर पे पार्टीशन आई थी, जो आम आदमी और औरत थे और जिनको अपना घर छोड़ के अचानक भागना पड़ा, उनकी कहानी हम सुनाते हैं बाकी की 6 गैलरीज़ में। और इधर भी जो सिंध की गैलरी है वो भी वही कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाती है। शुरुआत में ना ऑर्गेनाइजेशन थी, ना पैसे थे, ना बिल्डिंग थी, पर बहुत सारा काम हम खुद ही करते थे। मतलब उस टाइम क्योंकि मैं टेलीविज़न बैकग्राउंड की हूँ खुद, तो जब ओरल हिस्ट्रीज़ रिकॉर्ड करनी थी तो मैं अपना ही कैमरा ले जाती थी, अपने आप ही सारा काम करती थी। हमारे जो फ्रेंड्स, फैमिली जितने भी, क्योंकि मैं भी एक आप समझ सकते हो मेरे पेरेंट्स भी रेफ्यूजी बन के आए थे पाकिस्तान से, तो इसीलिए मैं समझती हूँ क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, अगर वो इतना हौसला दिखा सकते हैं तो क्यों नहीं हम भी कुछ उनके लिए कर सकते। द लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध गैलरी में प्रवेश के साथ ही सिंधु नदी का मानचित्र है। यह सिंधी सूफी गायक और कवि भगत कंवर राम के गाने का रिकॉर्ड भी सहेजा गया है। आगे बढ़ने पर हमें सिंधी हवेलियों के चित्र और उनके अवशेषों से निर्मित हिस्सा मिलता है, जहां पूर्व शरणार्थियों द्वारा डोनेट की गई कलाकृतियों को सहेजा गया है। सजावटी नक्काशी, दरवाजे के फ्रेम, रेलिंग, बालकनी, झूले सिंधी घरों की वास्तुकला की याद दिलाती है। You know, when something has to happen, सब हो जाता है. It is just a flow. एक सेकंड पल पहले पता नहीं पड़ता होने वाला है, फिर हो जाता है. और वैसे this whole story is like that. किश्वर से मिलना, किश्वर मानना, ये होना, जीतू वीरवानी का फंडिंग देना, कुछ भी करो सब कुछ फ्लो हो जाता है. The right people come in front to help with the project. इस गैलरी में पहली सिंधी भाषा की फिल्म अबाना की क्लिप को भी संग्रहित किया गया है। द लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है उल्हासनगर मैट्रिक्स। इसके माध्यम से विभाजन के बाद सिंधी शरणार्थियों की यात्रा को LED प्रोफाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और लिखावट के माध्यम से दर्शाया गया है। यह गैलरी 6 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खोल दी गई है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। आज पुस्तकों की दुनिया में देखते हैं इसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। मेघालय की राजधानी शिलोंग पुस्तक प्रेमियों से गुलजार रही। 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक यहाँ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। पुस्तक मेला का उद्घाटन मेघालय के राज्यपाल CH विजयशंकर ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने उन्हें राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय ऐप के बारे में बताया। स्टूडेंट्स ने इस ऐप को काफी पसंद किया। इस ऐप के जरिए एक क्लिक में किताबों की दुनिया का आनंद लिया जा सकता है, वो भी बिना किसी खर्च के। बारिश के बावजूद पुस्तक मेले में पाठकों की उपस्थिति बनी रही। 9 दिनों के इस आयोजन में बच्चों के लिए हर रोज कुछ न कुछ खास था। पेंटिंग, स्केचिंग, जूडो, कठपुतली बनाने की कला सिखाने के साथ ही संगीत में कहानी से जुड़े सत्र भी आयोजित किए गए थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय पर ओरिएंटेशन सत्र भी आयोजित किया गया था। संगीत में कहानी सुनाने के कार्यक्रम को बच्चों ने काफी पसंद किया। इस सत्र में सभागार में उपस्थित सभी बच्चों ने इंटरैक्टिव सेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से अनेक सत्र आयोजित किए गए थे। दिन भर पुस्तकीय गहमागहमी के बाद शाम का समय गीत संगीत के लिए था। दर्शक हर रोज वहां की खास लोक कला से परिचित हो रहे थे। अलग अलग बैंडों की प्रस्तुतियों को भी लोगों ने काफी पसंद किया।
संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नजदीक लम्ही गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा। एक तरफ गोदान, गबन, ईदगाह, पूस की रात और कफन जैसी रचनाएं, तो दूसरी ओर बिल्कुल अलग मिजाज की रचना शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद आम लोगों की नब्ज और दुख दोनों को बखूबी पहचानते थे। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में उनका निधन हो गया। निदा फाजले उर्दू और हिंदी के शायर, गीतकार, संवाद लेखक और पत्रकार थे। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ। उनकी शायरी के अनुवाद देश की विभिन्न भाषाओं और विदेशी भाषाओं में किए जा चुके हैं। लेखन के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया। 8 फरवरी 2016 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री अख्तरी बाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। विवाह के बाद वह बेगम अख्तर हो गईं और इसी नाम से उन्होंने लोकप्रियता हासिल की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गजल, दादरा और ठुमरी शैलियों में उनकी खासी पहचान थी। उन्हें मलिकाए गजल की उपाधि दी गई थी। गायन के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। 30 अक्टूबर 1974 को उनका निधन हो गया। अपनी मखमली आवाज के लिए लोकप्रिय गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। संगीत उन्हें पिता से विरासत में मिली थी। उन्होंने गजल गायकी में अनेक प्रयोग किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उनकी खूबसूरत गायकी के लिए उन्हें गजलों का बादशाह कहा गया। जगजीत सिंह का निधन 10 अक्टूबर 2011 को हो गया। हिंदी सिनेमा के महारथी गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बंगलुरु में हुआ था। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वह एक सदैव निर्माता निर्देशक होने के साथ ही गंभीर अभिनेता भी थे। उन्होंने प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद जैसी कई उत्कृष्ट फिल्में बनाई। 10 अक्टूबर 1964 को फिल्म जगत का यह चमकीला सितारा सदा के लिए डूब गया। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.